हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो फरवरी 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर होगा। आप सभी जानते हैं कि हम जो है प्रादेशिक परिदृश्य पूरा पढ़ चुके हैं। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसमें कि पुरस्कार सम्मान है और कुछ फैक्ट्स जो आते हैं इसमें ट्रिवियल फैक्ट्स वो हमको पढ़ने हैं। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर थी। मेरा विजिट था केरला से पुडुचेरी के लिए। तो वहाँ पर मैंने कई जगह जो देखी है उसको मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी किया है। जैसे कि कुछ जगह तो काफ़ी हिस्टोरिकली भी इम्पॉर्टेंट थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक तो कलरियापयट्टू जो डांस फॉर्म है, मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, वो जो है केरला का फेमस मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, सॉरी मार्शल आर्ट है। और डांस फॉर्म वहाँ का जो है क्लासिकल डांस फॉर्म वो है कथकली। इन दो पे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, यूपीएससी के अंदर भी और आरएएस के अंदर भी। तो हो सकता है आगे भी आए, तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो गया। एक हमने देखा था मामल्लपुरम, जिसको महाबलीपुरम भी कहते हैं। वहाँ के शोर टेम्पल्स जो हैं वो फेमस हैं। वो टेम्पल्स भी हमने वहाँ पर विजिट किए थे। उन टेम्पल्स में विशेष क्या है, तो विशेष ये है कि पल्लव डायनेसिटी के द्वारा बनाए गए थे और एक मोनोलिथिक यानी कि एकाश्म पत्थर के द्वारा जो है वो मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, उनमें पूजा भी नहीं होती है, लेकिन वो एक देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर पुडुचेरी की बात करें या जिसको आप पौंडीचेरी कहते हैं, तो आपको पता है पौंडीचेरी 3 पार्ट्स में अभी जो है डिवाइडेड है। तो अभी वहाँ पर तो खैर सरकार तो अभी जा चुकी है अपनी, तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा मरीना बीच और एक रॉक बीच जो है वो वहाँ का इम्पोर्टेंट जो है साइट है। तो ये हमारा एक छोटा सा विज़िट था जिसके बारे में मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है। बाकी आप कभी जाएँ तो केरला ज़रूर विज़िट करें, काफ़ी अच्छी जगह है। रुक करके अगर प्लेसेस को देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। हम जितने दिन एब्सेंट रहे उतने दिन काफ़ी चीज़ें भी हो गई, जैसे कि अभी एक ट्रेंडिंग चल रहा है रोज़गार वाला मुद्दा। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि कोई हमारे मुद्दे को उठा रहा है। मेरा मन था कि मैं वहाँ पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन टाइम कुछ ऐसा था कि बन नहीं पाया, क्योंकि कई लोग रहते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है आप लोगों को। तो ये काफ़ी अच्छा मुद्दा है। हमारी कई भर्तियाँ अटकी हुई है, आप खुद जानते हैं। आरएस का एग्ज़ाम 2018 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक वो 18 वाली भी क्लियर नहीं हो पाई है और नेक्स्ट वैकेंसी भी बच्चों के लिए नहीं आई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है गवर्नमेंट के हिस्से पर अगर हम बात करें तो, क्योंकि अगर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके हाथों में बात होती है और वो भी काम नहीं करते हैं तो बुरा लगता है। बच्चे पढ़ेंगे या फिर पॉलिटिक्स में ध्यान देंगे। इस मुद्दे पर बोलना ज़रूरी था, आप लोगों को भी बोलना चाहिए। मैंने भी हर जगह कमेंट किया है जा करके, जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं वो लोग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया, आप भी कीजिए। तो ये बात है, क्योंकि पढ़ लिख के करेंगे क्या, नौकरी नहीं मिलेगी तो इतना पढ़ के क्या फ़ायदा जब कुछ मिलेगा ही नहीं। तो चलिए, अब हम तो ये काम तो ठीक है, लेकिन अब पढ़ना भी ज़रूरी है, तो पढ़ते हैं। हमारी मैगज़ीन को जो ट्रिवियल फैक्ट्स हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हमारा देखिए विविध के अंदर जो है रक्षिता एम्बुलेंस के ऊपर, तो देखिए ये जो रक्षिता एम्बुलेंस है मैं आपको जो है बीच में से पढ़ा रही हूँ। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मैं पहले एक बार आपको पढ़ा देती हूँ, फिर लेस इंपॉर्टेंट जैसे कि पुरस्कार सम्मान है वो सब रटने वाली चीज़ें हैं, तो उसको थोड़ा सा नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कर लेंगे। रक्षिता एम्बुलेंस जो है देखिए डीआरडीओ और सीआरपीएफ जो है इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। डीआरडीओ की एक आर्म है जिसका नाम है INMAS। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। इसके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। ये करेगी क्या एम्बुलेंस, तो देखिए जहाँ पर भी ये नक्सलाइट्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जंगल होता है और जो है पूरी एम्बुलेंस का जाना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर जो है इस एम्बुलेंस को यानी कि इस बाइक का जो है यूज़ किया जाएगा, ताकि जितने भी सीआरपीएफ के जवान हैं अगर वो घायल होते हैं तो उनको जल्द से जल्द जो है मेडिकल केयर जो है वो दिया जा सके। इसके लिए मैं आपको एक इसका फ़ोटो दिखाती हूँ। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये इस तरीके की ये बाइक होगी, जिसमें आप पीछे बिठा करके इजीली जो है उस जवान को या जो भी घायल व्यक्ति है उसको बिठा करके ला सकते हैं। तो ये तो हुई इस बाइक के बारे में बात, नाम याद रखिएगा रक्षिता एम्बुलेंस। और दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और ये हमारे जो डिफेंस जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत डीआरडीओ आता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ये थोड़े फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए सक्षम 2021, तो ये क्या है, तो देखिए सक्षम 2021 जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है। अभी जनवरी 2021 के अंदर इस प्रोग्राम को लाया गया है। इस प्रोग्राम को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है वो लेकर के आए हैं। इसमें जागरूकता ये फैलानी है कि हम जो लोग हैं वो फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है उसको कम करके और जो है स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जो है हम प्रवेश करें, स्वच्छ
ऊर्जा को अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें। जैसे कि अगर पेट्रोल डीजल यूज़ करते हो तो आप CNG का उपयोग करिए, चूल्हे का उपयोग करते हैं तो गैस का प्रयोग करिए। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर कही गई है। यह देशव्यापी अभियान जो है स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर केंद्रित रहेगा और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की ओर प्रेरित करना तथा जीवाश्म ईंधन के इष्टतम उपयोग के लिए लोगों के व्यवहार में जो है वो बदलाव लाना है। तो सक्षम का अर्थ होता है संरक्षण क्षमता महोत्सव। तो सक्षम के बारे में ये पूछा जा सकता है कि सक्षम का उद्देश्य क्या है, तो जरा उद्देश्य पता होना चाहिए कि भाई उद्देश्य ये है कि हम जो है स्वच्छ ऊर्जा की तरफ प्रेरित हों। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइन शहर। तो देखिए ये जो द लाइन शहर है ये नियोम के अंतर्गत एक परियोजना है। ये परियोजना क्या है आखिरकार, ये जो है सऊदी अरब के जो प्रिंस है उनके द्वारा इसको चलाया गया है और वो जो है द लाइन करके एक शहर बसाएंगे जहाँ पर ये पूरी तरीके से एक स्मार्ट सिटी होगा। ये हमारी तरह स्मार्ट सिटी नहीं होगा कि भाई यहाँ पर 24 घंटे बिजली है, वो ये चीज़ें तो होगी। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस स्मार्ट सिटी के अंदर जो है ज़ीरो कार्बन होगा, ज़ीरो कार्बन फ्री सिटी होगी। यहाँ पर कोई भी जो है मोटर व्हीकल्स, कार्स, इनका पोल्यूशन जो है यहाँ पर नहीं होगा, किसी तरीके का उत्सर्जन जो है यहाँ पर नहीं होगा। इस शहर में सड़क और कारें भी नहीं होंगी। तो ये इसका उद्देश्य है। यह जो है सऊदी अरब की $500 बिलियन की नियोम परियोजना का ही हिस्सा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने भविष्य के लिए जो है इस शहर का अनावरण किया है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो द लाइन शहर जो है वो सऊदी अरेबिया का है और ये जो है यहाँ पर ज़ीरो कार्बन जो है सिटी ये होगा। नेक्स्ट देखिए भारत का पहला फायर पार्क। तो फायर पार्क क्या चीज़ है, ये ऐसी जो है बनाया जाएगा जिसमें कि अग्निशमन यानी कि फायर एक्सटिंग्विशन और उससे जो सिक्योरिटी है उससे संबंधित उपायों के लिए जागरूकता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जागरूकता फैलाने के लिए इस तरीके का पार्क है कि भाई आगजनी कैसे होती है, कैसे उससे सुरक्षा पाई जाती है, उसके लिए ये इसका जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश में अपनी तरह का पहला फायर पार्क जो है उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, फिर है भीमा कोरेगांव युद्ध की 203वीं वर्षगांठ। अच्छा, ये बैटल जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हर बार हम इसको पढ़ते हैं। भीमा कोरेगांव युद्ध की जयंती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्या है ये बैटल। तो देखिए ये जो बैटल था ये 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा सल्तनत के जो पेशवा हैं उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये जो है आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो था, आंग्ल मराठा युद्ध, उसका हिस्सा भी रहा है। ठीक है, उसका अंतिम युद्ध था ये। तो उसमें हुआ क्या था, देखिए कि जो ब्रिटिश आर्मी है उसके अंदर दलित सोल्जर ज़्यादा थे और ये पेशवा आर्मी थी सामने। पेशवा आप जानते हैं, पेशवा ब्राह्मण होते थे। तो ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके अंदर जो है सारे के सारे जो सोल्जर्स थे वो तो आप जानते हैं दलित थे और यहाँ पर जो है सामने पेशवा था। तो पेशवा जो थे ब्राह्मण थे। तो दलितों ने जब पेशवा ने जो है पहले भी दलितों का तिरस्कार किया था। तो ये जो युद्ध है ये एक ब्रिटिशर्स और पेशवा के बीच में युद्ध नहीं माना जाता, इसको दलितों और ब्राह्मणों के बीच में यानी कि कास्ट के बीच में युद्ध माना जाता है जिसमें दलित विजयी हुए थे। ठीक है, तो ये इसलिए युद्ध जो है महत्वपूर्ण होता है। और महत्वपूर्ण इसको बनाया किसने, तो डॉक्टर जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर है उन्होंने बनाया। उन्होंने जनवरी 1927 में जो है जो दलित कम्युनिटी है उनको जो है उनकी कहते हैं ना एक तरीके से उनमें जोश डेवलप करने के लिए उनको ये युद्ध याद दिलाया था कि जिसमें उन्होंने जो है जीत हासिल की थी। तो इसीलिए युद्ध जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी जो अभी वर्षगांठ थी वो अभी 203वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई है। भीमा कोरेगांव एक जगह का नाम है जो कि पुणे के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र। तो देखिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान यानी अर्थ साइंसेस के जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने लेह में देश के सबसे ऊंचे क्षेत्र पर बने मौसम विज्ञान केंद्र का जो है वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। ठीक है, मीटरोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, लेह के अंदर किया है। इससे पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित मौसम केंद्र के बाद लेह का नया केंद्र जो है सबसे ऊंचाई पर बना केंद्र है। यानी सबसे ऊंचाई पर अगर बना हुआ है तो वो जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का है जो ईटानगर में स्थित है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और सेकेंड जो है आपका लेह में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 3500 मीटर है। और अपने इस नए केंद्र के साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग लद्दाख विशेष रूप से लेह में राजमार्गों पर आवागमन, कृषि, रक्षा कर्मियों को मौसम संबंधी विशिष्ट सूचनाएं उपलब्ध कराने में जो है वो सक्षम हो पाएगा।
नेक्स्ट देखिए, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको याद रख लीजिएगा। 27 दिसंबर 2020 को पहला महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महामारी की रोकथाम, महामारी के खिलाफ तैयारियों और साझेदारी के महत्व की वकालत हेतु जो है वो मनाया गया है। आप जानते हैं अभी हमने एक बहुत बड़ी महामारी जो है वो झेली है और अभी भी वो चली रही है, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। अब कितनी सच्चाई है वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक महामारी को हम झेल रहे हैं, पेंडेमिक जो है उसको झेला गया है पूरे विश्व के द्वारा। तो उसमें जो है 27 दिसंबर 2020 को पहला जो है उसको महामारी दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। देश के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया। पॉलिनेशन आप जानते हैं, परागण जिसको कहते हैं। इसके लिए पूरा जो परागण करने वाले जो जीव होते हैं वो कौन कौन होते हैं? बटरफ्लाई होती है, बीज होती हैं। तो इनके डेवलपमेंट के लिए एक पार्क जो है, अलग से ही एक पार्क जो है उसका निर्माण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये देश का पहला पॉलिनेटर पार्क है, जिसका जो है उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित वन अनुसंधान केंद्र में इसको स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हस्त निर्मित पेपर यूनिट की स्थापना। तो देखिए, ये जो मोनपा हस्त निर्मित पेपर यूनिट है ये अरुणाचल प्रदेश का ही फेमस है। ठीक है, ये एक हैंड वर्क है, यानी कि हाथ से जो है हम जिसको कागज़ बनाया जाता है, हस्त निर्मित जो कागज़ होता है। आप जानते हैं ना, हैंडमेड पेपर्स आते हैं जिसके हम कार्ड्स भी गिफ्ट करते हैं, बैग भी गिफ्ट करते हैं लोगों को, डायरीज़ वगैरह आती हैं। तो ये उसी का हिस्सा है, इसको स्थानीय भाषा में मोन शुगु कहा जाता है। ठीक है, तो ये वहाँ की जो अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। तो अभी जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज़ निर्माण इकाई की शुरुआत जो है वो करी है। ये 1000 वर्ष पुरानी इस परंपरागत कला को पुनर्जीवित करने के साथ साथ स्थानीय युवाओं को इस कला से के माध्यम से पेशेवर रूप से जोड़ने का और उनको धन अर्जित करवाने का साधन भी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पर्यावरण पारिस्थितिकी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं। मौसम विभाग द्वारा 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य जो है वो दिया गया है। क्या वक्तव्य दिया है आप खुद ही जानते हैं। मौसम जो है, तापमान में बढ़ोतरी होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, फला फला, वही बातें हैं। ठीक है, जो रिपीट होती जा रही है वही बातें हैं। यहाँ देखिए एक चीज़ जो है यहाँ पर लिखा है, हिंद महासागर में उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, चक्रवात। ठीक है, तो अभी जो है कई सारे चक्रवातों से जो है हम देखते हैं कि कई सारे चक्रवात जो हैं वो भारत में भी आए हैं। तो उसमें जो है कई सारे, जैसे नाम देखिए, इम्फान, ठीक है, बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान निवार, और गति, गंभीर चक्रवाती तूफान निसर्ग, और चक्रवाती तूफान बुरेवी। ठीक है, इन 5 में से निसर्ग और गति नाम के चक्रवाती तूफान अरब सागर में उठे, जबकि शेष 3 तूफान अम्फान, निवार और बुरेवी बंगाल की खाड़ी में आए थे। तो देखिए, मैंने ये इसलिए आपको बताया है क्योंकि अभी जो एनटीपीसी का लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन था, हालांकि वो क्वेश्चन तो था फेनी के ऊपर कि फेनी का जो नामकरण है इसका अर्थ क्या है। तो आपको पता है ये जो हमारे भारत और इसके पड़ोसी जो देश हैं ये मिलकर के जो है इसका नामकरण करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का बारी बारी से। तो ये जो फेनी तूफान आया था, इसका फेनी का अर्थ होता है स्नेक, सांप। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए जो चक्रवाती तूफान होते हैं इनका नामकरण किस तरीके से होता है और किस तूफान का नाम क्या है, ये छोटे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और कौन सा तूफान किस सागर से उठ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, दीपोर बील में सामुदायिक रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध। पहली चीज़ तो ये कि दीपोर बील जो है एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड है। ठीक है, वेटलैंड है तो यानी कि ये संरक्षित क्षेत्र है। तो अभी यहाँ पर जो है, और दूसरा ये पता रखिए कि दीपोर बील जो है कहाँ पर, तो ये आसाम के अंदर है। तो यहाँ पर जो है अभी प्रशासन ने सामुदायिक रूप से जो मछली पकड़ने का कार्य है उसको बैन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2002 में इसको जो है एक रामसर साइट जो है यानी वेटलैंड घोषित किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट हमारे लिए है ऑपरेशन अभियान और अभ्यास। सबसे पहले देखिए एमफेक्स 21, ये क्या है तो देखिए ये जो है हमारे देश के जो नौसेना है, वायुसेना है, और जो हमारी कौन सी बच गई, और आर्मी, हाँ, सेना, नौसेना और वायुसेना, हाँ, इन तीनों के बीच में जो है जल थल नभ का ये जो है युद्ध अभ्यास रहा है। इसका नाम है एमफेक्स। ठीक है, तो ये किसी देश के साथ में नहीं है, भारत के साथ में ही है। यह अभ्यास जो है अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की पूर्वी नौसेना कमान, जिसको हम ईस्ट नेवी कमांड कहते हैं, और सेना की दक्षिणी कमान जो है उनकी भागीदारी से जो इसको है आयोजित किया गया है।
ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना। ठीक है, ये अपनी तरीके का जो है युद्ध अभ्यास होता है जो भारत के अंतर्गत ही होता है, भारत की सेनाओं के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें की जाती हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट नाइट 21। ये क्या है? तो ये देखिए फ्रांस की जो सेना है, वायुसेना है, और भारत की जो वायुसेना है, उन दोनों के बीच में ये जो है अभ्यास हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? जोधपुर के अंदर किया गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? डेजर्ट नाइट 21। ठीक, और इसके अलावा देखिए हमारे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार जो है राफेल का यूज़ किया गया है। राफेल को इसमें जो है टेस्ट किया गया है। एयरबस A330 और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट A400M सामरिक परिवहन विमान और लगभग 175 वायु सैनिकों ने जो है इसमें भाग लिया है। ठीक है, भारत की ओर से जो भाग लेने वाले हैं उनका नाम तो आपको पता ही है। ठीक है, क्या नाम है? मिराज 2000, SU-30 और MKI राफेल और उसके बाद IL-78। इन फ्लाइट्स ने जो है फ्लाइट के दौरान ईंधन भरने वाले विमान और इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं इन सब ने इसमें भाग लिया है। भाग लेने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे जो ये युद्धाभ्यास है इसका जो आयोजन है वो किन दो देशों के मध्य हुआ है? इसका नाम है डेजर्ट नाइट 21 और इसका जो है शुरुआत जो है कहाँ पर हुई है? जोधपुर के अंदर हुई है। किनके बीच में? वायुसेना के बीच में। कौन सी वायुसेना? भारत की और फ्रांस की वायुसेना के बीच में। अब देखिए इसमें और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जो जानने योग्य है? तो देखिए कुछ युद्ध अभ्यास हैं जो भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं, उनका नाम हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि फला युद्ध अभ्यास जो है किन दो देशों के मध्य होता है, या भारत के साथ में ये युद्ध अभ्यास किस देश के द्वारा किया जाता है। तो देखिए और कौन कौन से हैं? तो देखिए शक्ति अभ्यास है भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में। वरुण अभ्यास है भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में। गरुड़ अभ्यास है दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है सी विजिल 21। सी विजिल 21 क्या है? तो देखिए जो सी विजिल है ये 2 दिवसीय तटीय रक्षा अभ्यास है। तटीय रक्षा यानी कि जो हमारी कोस्ट लाइन है ना, जो गुजरात से स्टार्ट होती है, तो जो जितने भी हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं कोस्ट लाइन पे, वहाँ पर जो है इसको आयोजित किया गया है। ये जो हमारी कोस्ट लाइन है उसके लिए रक्षा, उसकी पर्टिकुलरली उसकी रक्षा हेतु ये एक अभ्यास है। ठीक है, ये समुद्री अभ्यास है, तभी इसका नाम है सी विजिल। ठीक है, यहाँ नाम आप पढ़ सकते हैं। मुझे पता है ये जो PDF है ये क्लियर नहीं है, येट अगेन इस PDF को भी हम क्लियर नहीं कर पाए हैं। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वाली PDF क्लियर रहे, क्योंकि इस बार वाली मेरे को जल्दी बनानी थी तो मैंने किसी अपनी फ्रेंड से जो है उसका फ़ोटोज़ मंगवाई थी, तो इसीलिए थोड़ी क्लियर नहीं आई है। जो मैं बोल रही हूँ उसको आप देख करके थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिए तो हो जाएगा लगभग। और मुझे उम्मीद है कि कई लोग इसकी फ़िज़िकल फिज़िकल मैगज़ीन भी ले आए होंगे, तो उनका काम चल जाएगा। तो काम चलाने जितना तो मैं बोल रही हूँ तो आप उसको थोड़ा इसमें मैच करके देख लीजिएगा, दिखाई दे जाएगा। इतना तो अंदाज से भी पढ़ सकते हैं, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है। तो चलिए स्टार्ट है कि हाँ सी विजिल जो है इसमें प्रति 2 वर्षों में आयोजित होने वाली जो समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल जो है इसका पहला संस्करण 2019 में हुआ था, दूसरा संस्करण 2021 में हो रहा है। इसमें जो है जो तटवर्ती जो हमारा कोस्ट लाइन है यानी तटवर्ती क्षेत्र में जो मौजूद देश के 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, मत्स्य पालन करने वाले और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट किए हैं, शामिल हुए हैं। सी विजिल की अवधारणा और भौगोलिक विस्तार में लगभग 7,516 किलोमीटर वाले तटवर्ती और अनन्य क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, इसके दायरे में जो है इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। अभ्यास का समन्वय भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये इसका जो है ये हमारी कोस्ट लाइन होती है, और ये जो है ये यहाँ पर हमारा ए यानी कि अरेबियन सी, बी यानी कि बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये हमारे दोनों समुद्र हैं, यहाँ पर दोनों तरफ ये बात लागू होती है। आपने यूनक्लोज का नाम सुना होगा, ठीक है, ये जो है हमारा, अरे यार इसको ये देखिए ये, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो हमारा यहाँ से कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। ठीक है, तो ये जो है ये यूनक्लोज के द्वारा जो है इसको निर्धारित किया गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो हमारे समुद्र क्षेत्र के कानून होते हैं उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है। क्योंकि देखिए जो सागर होता है वो किसी एक का तो हो नहीं सकता। जैसे हमारा यहाँ पर कुछ क्षेत्र आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह आते हैं, तो यहाँ के कुछ रीजन्स है, तो 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है वहाँ तक का तो क्षेत्र हमारा खुद का है, यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, ठीक है, उस रीजन के अंदर जो है हम सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, या फिर जो है
क्या कहते हैं, कुछ रिसोर्सेज की जो है खोज कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से हम जो है उस एरिया को उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, अन्य देशों का कंट्रोल भी होता है। तो ये उसको कहते हैं हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसमें आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण, प्रबंधन का संप्रभु अधिकार जो है हमको प्राप्त यहाँ पर होता है, अन्य अधिकार जो है नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे 13 तटीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ से शुरू करेंगे गुजरात से, तो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, और चार जो हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज है वो कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं दमन एंड द्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो ये हमारे कुल मिलाकर के कोस्ट लाइन पर स्थित जो है राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत और वियतनाम की नौसेनाओं का नौसैनिक अभ्यास पासेक्स जो है वो संपन्न हुआ। पासेक्स का नाम ध्यान रखिएगा, किन दोनों देशों के बीच में है, तो भारत और वियतनाम के बीच में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। नेक्स्ट है भारत का अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान जो है उसको शुरू किया गया है। ठीक है, अंटार्कटिका आपको पता ही है, ये अगर आप मैप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो अंटार्कटिका है। ठीक है, पूरा आइस जोन है ये। यहाँ पर हमारे जो है क्या कहते हैं उसको, रिसर्च सेंटर्स भी है, जिसको आप वो मैत्री, भारती और ये जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं भारत के, वो भी यहीं पर स्थित हैं। तो ये 40वें अभियान को 5 जनवरी 2021 को गोवा के जहाज के साथ रवाना किया गया है। इसमें 43 सदस्य हैं। चार्टेड आइल्स क्लास पोत MV वासिली गोलोवनिन 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगा। इस पूरा उस पोत का नाम है, शिप का नाम है, जहां 43 में से 40 सदस्यों को छोड़ने के बाद इसमें पहले वहां गए दल के सदस्यों को लेकर 2021 को वह वापस भारत को लौटेगा। तो ये जो है 39वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत जो है 2019 में हुई थी। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान, महासागर पर्यवेक्षण, बिजली और चुंबकीय प्रवाह माप, पर्यावरण निगरानी, फला एक्सेट्रा चीज़ों को जो है वहाँ पर आपूर्ति करना, ये सारी चीज़ें इसका अभियान है। तो इसका थोड़ा ध्यान में रखना है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। तो तब जो हमारा पहला अभियान है वो 1981 में स्टार्ट हुआ था यहाँ के रिसर्च के लिए, अंटार्कटिका में रिसर्च के लिए। देखिए अंटार्कटिका का जो रीजन है वो किसी एक देश का नहीं है। अंटार्कटिका पे सभी देश जो है रिसर्च स्टेशन बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो प्रोडक्ट्स है, जो यहाँ पर अगर कोई ऐसे प्राकृतिक संसाधन मिलता है जो बहुमूल्य हो, तो उस पर वो अपना अधिकार नहीं जमा सकता। ठीक है, कोई भी जो देश है उसका एकाधिकार जो है अंटार्कटिका पर नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। तो देखिए भारतीय जो समूह है उसका अंटार्कटिका में अभियान 1981 में शुरू हुआ था, और इसका जो पहला अभियान है उसको नेतृत्व डॉक्टर SZ काजिम ने दिया था। उसके अलावा देखिए हमारे यहाँ पर 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन भी बने हुए हैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये हमारे 3 अनुसंधान केंद्र हैं, इसको नाम याद रखिएगा, ये काम के हैं। वर्तमान में अंटार्कटिका में मैत्री और भारती भारत के 2 चालू अनुसंधान केंद्र हैं, बाकी जो दक्षिण गंगोत्री है वो भी इसमें वर्किंग में नहीं है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा यानी NCPOR, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का जो है प्रबंधन करता है, ये हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए मिशन सागर थर्ड। तो मिशन सागर थर्ड के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत है किल्तान, उसने कंबोडिया के सिहानोको वेले जो पोर्ट है, वहाँ का बंदरगाह है, वहाँ पर ये पहुँचा है। किल्तान हमारा जो विमान है, पोत है, वो वहाँ पहुँचा है। भारतीय नौसैनिक जहाज ने कंबोडिया के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री जो है वो सौंपी है। इससे पहले जो मिशन सागर आया था वो हमने पढ़ाया भी था आपको, जिसमें कोरोना के लिए जो मेडिसिन है वो हमारे जो जितने भी ये मालदीव्स है, सेशल्स है, इस प्रकार के जो देश है, हमारे पड़ोसी देश है, वहाँ पर हमने पहुँचाई थी। इससे पहले 24 दिसंबर को इस पोत ने सेंट्रल वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री जो है वो सौंपी थी। मिशन सागर थर्ड वर्तमान में चल रही कोविड महामारी के दौरान मित्र देशों को भारत की ओर से मानवता के नाते मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने का एक हिस्सा है। यह मिशन प्रधानमंत्री मोदी के सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण के अनुरूप जो है वो चलाया गया है। उल्लेखनीय है कि मई और जून 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा मानव सहायता कार्यक्रम मिशन सागर फर्स्ट चलाया गया, और नवंबर 2020 को मिशन सागर सेकंड के तहत सूडान को खाद्य सामग्री भी जो है उसको पहुंचाई गई थी। तो ये हमको ध्यान में रखना है, मिशन सागर का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान। तो देखिए ये जो है जल शक्ति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान जो है उस में हिस्सा लिया है। यह एक रिवर राफ्टिंग अभियान है जिसे अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में
भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा जो है आयोजित किया गया है। इस राफ्टिंग अभियान और आउटरीच कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश में गेलिंग से शुरू किया गया था, जिसका समापन जो है असम के असमरलगा में जो है होगा। इसका समापन असम के असमरलगा में होगा। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। नदियों के साथ जीवन यानी कि लिविंग विथ रिवर विषय से आयोजित यह कार्यक्रम महीने भर चलता है। इसका उद्देश्य लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जागरूक करना होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश के रास्ते प्रवेश करती है। बांग्लादेश में दाखिल होने से पहले असम से होकर बहती है, जहाँ वह गंगा के साथ मिल जाती है और फिर वह बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो ये जो था पूरा आपका ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान था। नेक्स्ट वाले जो आर्टिकल्स हैं उसको हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। अभी इसका एक वीडियो और बनाएंगे जिसके के अंदर कुछ और जो फैक्ट्स बच गए हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।